चलिए देखिएगा, तो बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। आज जो आपका टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, लगभग 15 से 20 दिनों तक ये क्लास चलेगी। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में आपको जो है इसमें दो बिंदु मुख्य तौर पर पढ़ने को मिलेगा। एक जो है भारत के स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था क्या है, दूसरा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था क्या है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसके संवैधानिक गतिविधियों पर थोड़ा बात करते हैं, फिर देर मैं इसके एक पृष्ठभूमि पर आऊँगा। ठीक है, सबसे पहले समझिएगा कि जो ये पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, आने वाले या जो विगत वर्ष में एग्जाम हुए हैं, ठीक है, उन एग्जामों में अगर आप पीएससी के प्री का पेपर देखेंगे तो प्री के पेपर में याद रखिएगा कि लगभग 6 से लेकर 7 क्वेश्चन पंचायती राज व्यवस्था से पूछा गया है। ठीक है, 6 से लेकर 7 क्वेश्चन, इसका मतलब है कि लगभग 12 से 14 क्वेश्चन, 12 से 14 नंबर जो है ये आपके पूछे गए हैं पीएससी प्री में। ठीक है, दूसरा बात कि जब आप व्यापम की बात करते हैं तो व्यापम में 5 से लेकर 7 क्वेश्चन जो है इसमें भी होते हैं। व्यापम में भी आपके एग्जाम में ये पंचायती राज व्यवस्था होगा। ठीक है, तो ऐसे में समझिए कि अगर आप पूरा का पूरा टेक्निकल रूप से जीएस पढ़ लेते हैं लेकिन पंचायती राज व्यवस्था या संवैधानिक गतिविधियों को नहीं पढ़ते। अब देखिए आप पढ़ते क्या है, इसको थोड़ा सा और समझिएगा कि जब आप संविधान पढ़ते हैं तो संविधान के भाग 9 में, ठीक है, जो भाग 9 है उस भाग 9 में आप पंचायती राज व्यवस्था को पढ़ते हैं। लेकिन ये जो पंचायती राज व्यवस्था है ये इंडिया के लेवल पर है। ठीक है, यानी एक तरीके से समूचे भारत में जो है पंचायती व्यवस्था को कैसे लागू किया जाएगा, उसकी गतिविधि क्या होगी, उसकी नियमावली क्या होगी, वो संविधान में भाग 9 में प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना है क्या, छत्तीसगढ़ के बारे में, क्योंकि आप रहते हैं कहां पर, छत्तीसगढ़ के बारे में। और याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में, और ऐसे में जब आपका क्वेश्चन पूछा जाता है ये पूरी तरीके से हमारे, ठीक है, राज्य से संबंधित क्वेश्चन होते हैं। अब इनमें अंतर क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा कि बाकी राज्यों में महिलाओं को आरक्षण जो दिया गया है वो 33% का है, यानी भारत के संवैधानिक क्षेत्र में जो है, ठीक है, आरक्षण कितना दिया गया है 33%, हमारे राज्य में कितना है 50%। ये डिफरेंस हो गया, तो अलग से आपको चीजों को कंपेयर करना होगा और भारत के स्तर पर इसको पढ़ना होगा। ये था इंपॉर्टेंस ऑफ पंचायती राज व्यवस्था हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व कि पंचायती राज व्यवस्था जो है, ठीक है, इसके संबंध में याद रखिएगा कि यह जो पंचायती राज व्यवस्था है एक तरीके से कैसे इसे समझा जाए, इसको समझने के लिए आपको यहां पर यह समझना होगा कि पंचायती राज व्यवस्था होता क्या है। ठीक है, हम इस शब्द को भी किनारे करते हैं और बात करते हैं स्वशासन व्यवस्था के बारे में। ठीक है, देखिएगा आपने देखा होगा कि कभी आपके घर पे, ठीक है, माता पिता, हायर जो अथॉरिटी है वो माता पिता के पास है। ठीक है, लेकिन कभी कभी वो घूमने निकल गए, किसी काम से निकल गए, तो आपको कुछ पैसे देकर बोलते हैं घर को तुम संभाल लेना, 10 दिन की बात है। ठीक है, तो ये पावर किसके पास आ गया, आपके पास आ गया। आपके छोटे भाई बहन है, सारा को सिस्टम आपको संभालना है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा कि ये पूरा जो सिस्टम है, ठीक है, यह है स्वशासन व्यवस्था। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि हायर अथॉरिटी ने पावर किसको दे दिया, लोअर अथॉरिटी को। ठीक है, और इस अथॉरिटी को जब पावर मिला तो इसने देखा कि अब यहां पर समझिए क्या बात होगी, क्या डिफरेंशिएट होगा यहां पर कि माता पिता को जब हम बात करते हैं तो कहीं कहीं पर ऐसा चुक हो जाता है जहां पर जो कमियां बच्चों में होती हैं, जो कि बड़ा भाई या बड़ी बहन जो है ज्यादा बेहतर समझ सकती है, वो माता पिता कभी कभी नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, ऐसे स्थिति में आप जो है, हाँ, कभी कभी ऐसा भी देखा होगा 60 गार्ड बना रहता है, आप सिस्टमेटिक कोई चीज चलाने के लिए जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डाउन नॉर्थ कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि एक स्वशासन जो है डेवलप हो जाता है, जिससे जो बड़ा भाई होता है या बड़ी बहन होती है उसकी बात बच्चे जल्दी सुन जाते हैं, यानी उसका जो छोटा भाई है छोटी बहन है वो जल्दी बात सुनेंगे माता पिता की अपेक्षा। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके का साठगांठ है। तो इसी को अब थोड़ा सा हम यहां पर कंपेयर करेंगे कि एक स्थान है, ठीक है, एक स्थान है जहां पर प्रधानमंत्री का पावर चल रहा है, हमारे लिए सभी पूरे भारत के लिए प्रधानमंत्री एक ही है, ठीक है, मोदी जी। उसके बाद अगर आप लोग लोअर कैटेगरी में अथॉरिटी को देखते चले जाएंगे तो प्रधानमंत्री हो गए पूरे भारत के लिए, राज्य के लिए कौन हो गया, मुख्यमंत्री हो गए। मुख्यमंत्री के बाद नीचे कौन आएगा, तो देखिएगा मुख्यमंत्री के बाद जो है जिला स्तर आ जाता है, क्योंकि राज्य के बाद छोटा क्या है, जिला है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था में जो भी कैंडिडेट या सदस्य होते हैं, ठीक है, या पावर अथॉरिटी में होते हैं, उनका चुनाव होता है। ठीक है, निर्वाचन होता है 5 सालों के लिए। ठीक है, तो ऐसे में जिला पंचायत, ठीक है, जनपद में जनपद पंचायत और ग्राम में ग्राम पंचायत होता है। ठीक है, ऐसे में ये 3 अथॉरिटी जो होते हैं, जिला में जिला जो पंचायत होता है उसका जो सदस्य होता है, ठीक है, इन सदस्यों की संख्या जो होती है उस जिला के अकॉर्डिंग होती है, जनसंख्या के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा जो व्यक्ति जिला अध्यक्ष होगा, ठीक है, उसको वहां पर पावर प्राप्त हुआ, मुख्यमंत्री के बाद नीचे वहां पर हुआ वो, और जनपद में जनपद अध्यक्ष होगा और ग्राम में सरपंच होगा, इनके पास पावर आ गया, यानी पैसे आए, फंडिंग आए।
अब एक सरपंच अपने गांव का रोड ज्यादा बेहतर समझ पाएगा कि ये रोड कैसा होना चाहिए, ठीक है, वहां पानी का निकासी कैसा होना चाहिए, यहाँ गार्डन कैसा होना चाहिए बच्चों के खेलने के लिए, वहां पर अगर कोई मवेशी मर गया है तो उसको साफ सफाई करने का भी जिम्मेदारी ऐसे दिया जाएगा। अगर यही प्रधानमंत्री को बोलेंगे ये कराने के लिए, करेंगे वो नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे एक एग्जाम्पल और बताता हूं मैं आपको, शौचालय के निर्माण का प्रधानमंत्री ने फंडिंग कर दिया कि इतने करोड़ जो है शौचालय बन जाने चाहिए, ठीक है। और जैसे ही शौचालय बनाने की बात आती है तो ये फंडिंग कहां से चलती है, तो ये सरपंचों के पास से चलती है, ठीक है, कि गांव में इतने सारे लोग हैं और इतने सारे लोगों के लिए इतने सारे शौचालय बनने चाहिए, ठीक है। अब इस पूरे रेशियो को अगर आप समझ पाए तो इसी को कहा जाता है स्वशासन व्यवस्था, ठीक है। यानी जो पावर है, जो मोदी जी के पास पावर था या फिर हायर अथॉरिटी के पास जो पावर था, उसे लोअर अथॉरिटी में बांट देना, ठीक है। यानी इसे एक शब्दों में कह सकते हैं शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ठीक है। तो इसी को कहते हैं पंचायती राज व्यवस्था और यही आपके संवैधानिक गतिविधियों से आप पढ़ने वाले हैं। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसकी पृष्ठभूमि को समझेंगे, ठीक है। क्लियर है यहां तक? चलिए अब बात करते हैं। देखिएगा सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था क्या है या किस तरीके से इसको समझना चाहिए, ठीक है। तो इसकी जो है ऐतिहासिक गतिविधियों को मैं थोड़ा सा लेकर चलूंगा आपको कि इसका ऐतिहासिक कर्मभूमि क्या है, ठीक है, किस तरीके से जो है पंचायती राज व्यवस्था जो है इतिहास में हमारे सामने आया और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। कभी कभी पूछा जाता है कि स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है, या फिर सबसे पहली बार जो है स्थानीय स्वशासन को कहां देखा गया था या किस किस काल में देखा गया है, ठीक है। तो आपको बता दूं कि स्वशासन व्यवस्था जो है जिसे हम पंचायती राज व्यवस्था कह रहे हैं, ठीक है। देखिए इसको एक बात और समझिएगा, स्वशासन व्यवस्था या पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, ये दो कड़ी जो है आपस में एक ही है, याद रखिएगा। अब ऐसी स्थिति में याद रखिएगा जब स्वशासन व्यवस्था बोलेंगे तो इसका मतलब यह होगा कि आपके बीच से किसी व्यक्ति को खड़ा करके चुनाव में जिताना और उसके बाद उसे जो है पावर दे देना, ठीक है, स्वशासन होगा। एक एग्जांपल समझाता हूं, देखिएगा कि अगर आप में से किसी को मैं यहां पर एक मॉनिटर बना देता हूं, ठीक है, या हेड ऑफ बना देता हूं मैं इसमें, तो ऐसे में समझिए कि वो व्यक्ति जो है आपके अंदर से होगा और जब भी आपकी कोई बात मुझ तक लानी होगी तो वो जो है आपकी समस्या को सुनकर मेरे तक पहुंचा सकता है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अगर आप में से ही कोई व्यक्ति अपने में से ही किसी व्यक्ति को खड़ा करता है और चुनाव में जिताता है, ठीक है, तो यह व्यवस्था क्या होगी, स्वशासन व्यवस्था होगी, ठीक है। तो ऐसे में समझिएगा कि स्वशासन व्यवस्था का मतलब होता है स्वशासन, यानी खुद ही मैं अपने लिए क्या करूंगा, शासन तैयार करूंगा, ठीक है। तो ऐसे में समझिएगा आपने अब्राहम लिंकन की एक कोट पढ़ी होगी, ठीक है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ठीक है। तो जब ये स्टेटमेंट आता है, एक्चुअल में ये स्टेटमेंट इसी पंचायती व्यवस्था को परिदृश्य करता है, याद रखिएगा, ठीक है। यानी यह तय किया गया कि शासन व्यवस्था किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि लोकतंत्र व्यवस्था का सबसे छोटा आधार जो है स्वशासन व्यवस्था होता है, ठीक है। संवैधानिक गतिविधियों में लोकतंत्र क्या है, तो लोकतंत्र आपको पता होगा कि लोकतंत्र व्यवस्था ऐसा है कि जिसमें जो सबसे प्रमुख व्यक्ति है, ठीक है, हायर अथॉरिटी, जो कि आप कह सकते हैं कि हमारे देश को चलाने वाला एक प्रमुख व्यक्ति, ठीक है, प्रमुख व्यक्ति, जैसे हमारे यहां कौन है, प्रधानमंत्री, याद रखिएगा, हायर अथॉरिटी होता है ये सबसे ज्यादा। इसको चुनने के लिए जब हमारे यहां की प्रजा, ठीक है, प्रजा का मतलब जनता, जनता ही जब काम करेगी तो क्या होगा, तो इसे कहेंगे हम लोग लोकतंत्र व्यवस्था, ठीक है। लोकतंत्र का सीधा सा अर्थ होता है, आप कह सकते हैं प्रजातंत्र। इसका एकदम और सरल अर्थ कह सकें तो याद रखिएगा जब पूरे भारतवासी जो है मिलकर, अच्छा एक बात और, आप प्रधानमंत्री को नहीं चुनते, ये बात याद रखिएगा, प्रधानमंत्री की पार्टी को चुनते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि जब आप वोट देते हैं या चुनाव में भाग लेते हैं, इलेक्शन लेते हैं, ठीक है, तो ऐसे में याद रखिएगा आप प्रधानमंत्री से जुड़े हुए उस पार्टी को चुनते हैं, उसके हर एक कैंडिडेट को जिताते हैं, तभी जाकर प्रधानमंत्री बन सकते हैं, याद रखिएगा, वरना प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, ठीक है। ऐसी स्थिति में यह लोकतंत्र व्यवस्था का काम हुआ। अब इसी लोकतंत्र व्यवस्था में आप एक बात समझिएगा कि यहीं से उसकी छोटे अथॉरिटी में या किसी गांव में, देखिए अभी तक पूरे भारत के लिए आपने चुनाव किया,
अब उसके बाद राज्य के लिए किया तो मुख्यमंत्री खड़ा किया आपने, ठीक है। उसके बाद आप जिला में करेंगे, उसके बाद आप जनपद में करेंगे, उसके बाद आप ग्राम में करेंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ, सर्कल छोटा होता चला गया। अब जब सर्कल छोटा होता चला गया तो इसी व्यवस्था को हम स्वशासन व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। तो स्वशासन व्यवस्था या पंचायती राज व्यवस्था जो है, याद रखिएगा, अपने क्षेत्र में, एक छोटे क्षेत्र में जो है अपने ही द्वारा, ठीक है, अपने ही द्वारा किसी अपने व्यक्ति को चुनकर खड़ा करना और उन्हें पावर दे देना, ठीक है, ताकि वो जो है 5 सालों के लिए उस क्षेत्र का देखरेख करे, उसे एक प्रॉपर तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था से क्या करे, संयमित करे, ठीक है, प्रॉपर तरीके से चलाए। तो यही कहलाता है पंचायती राज व्यवस्था। और याद रखिएगा, इस पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत जो है प्राचीन काल में हो चुकी थी, ठीक है। यानी इस परिदृश्य के बारे में हम बात करें तो याद रखिएगा इसकी शुरुआत जो है कहीं पहले हो चुकी थी। और याद रखिएगा अब्राहम लिंकन का यह कोड जो है इसी बात को निर्देशित करता है, जो कि स्वशासन या पंचायती राज व्यवस्था के साथ जुड़ता है, ठीक है। चलिए इसके बारे में बात करेंगे। देखिएगा इसकी पृष्ठभूमि के बारे में, तो देखिएगा सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो याद रखिएगा इसकी पृष्ठभूमि जो जुड़ के आती है हमारे सामने। तो आपको बता दूं कि अगर हम प्राचीन काल की बात करें, सबसे पहली बार याद रखिएगा, सबसे पहली बार प्राचीन काल में अगर आप बात करें वैदिक काल की, तो वैदिक काल में आपने एक नाम सुना होगा, आपने इतिहास पढ़ा होगा तो, कि यहां पर सभा, समिति, विदर्भ, ये सभी चीजें क्या थी, ये स्थानीय स्वशासन का एक रूप था, ठीक है। कहने का मतलब है राजा के, याद रखिएगा, ठीक है, राजा के काम के लिए या राजा के अधिकारियों के तौर पर, ठीक है, अगर हम लोग एक समिति की बात करें, एक संगठन की बात करें, तो वैदिक काल में सभा, समिति और विदर्भ जो होते थे, याद रखिएगा, ये सभी क्या काम करते थे, स्थानीय शासन का काम करते थे। जैसे समझिएगा एक राजा है, ठीक है, एक बात और हमेशा याद रखिएगा कि जब भी राजा होगा, ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन कैसा होगा, अलग तरीके का होगा। लेकिन अगर चुनाव से जीता हुआ व्यक्ति होगा तो उस समय स्थानीय स्वशासन अलग तरीके का होगा, याद रखिएगा। तो देखिए राजा था उस समय, वैदिक काल में एक राजा हुआ करता था, और राजा के बाद याद रखिएगा इसने अपना पावर किसको दे दिया था, सभा को और समिति को। इस समय की बात कर रहा हूं मैं, वैदिक काल की बात कर रहा हूं। तो ऐसे में ये अपना जब पावर विकेंद्रीकरण करता है, विकेंद्रीकरण का सीधा सा अर्थ एक और समझिएगा कि मान लीजिए ये शक्ति है जिसको हम पावर कहते हैं, शक्ति, ठीक है, किसके पास होता है, तो हायर अथॉरिटी के पास होता है। ये अपनी शक्ति को अलग अलग लोगों को दे दे, ठीक है, और फिर ये अपनी शक्ति को अलग अलग लोगों को दे दे, तो इसे कहते हैं शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ठीक है। यानी जैसे कि मैंने बताया कि पापा जो है, पापा मम्मी चले गए हैं और अपने पैसे दे दिया आपको डिसीजन लेने का क्षमता दे दिया कि क्या क्या करना है उन छोटे बच्चों के लिए, ठीक है, कि उन्हें खेलने जाने से मना कर देना है तो आप मना कर सकते हैं, जो कि माता पिता करते थे पहले, ठीक है, वो नहीं भी करते होंगे, आप अपना जोर लगा सकते हो उस समय, ठीक है, क्योंकि वहां पर हेड ऑफ तो आप ही हो गए। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो गया और आपकी बात सुनी जाएगी अब यहां पर। तो ये जो व्यक्ति होगा इनके पास इनका शक्ति जो है ट्रांसफर हो गया है, ठीक है, इसी को शक्ति का विकेंद्रीकरण कहते हैं, याद रखिएगा। और हमारे संविधान में जो है ये पावर बहुत तरीके से दिया गया है विकेंद्रीकरण का, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इस पे देखिएगा, सबसे पहला वैदिक काल में, तो वैदिक काल का जो है सभा और समिति के समय जो है सबसे पहले स्वशासन व्यवस्था को जागरूक किया गया था, याद रखिएगा। सबसे पहले शुरुआत जो है वैदिक काल में देखने को मिलता है, सबसे पहली शुरुआत। अगर आपसे कहा जाए स्वशासन व्यवस्था में सबसे पहली शुरुआत कहां से देखने को मिलती है, तो याद रखिएगा वैदिक काल से सभा और समिति के तदर्थ रूप से दिखने को मिलता है कि इस समय जो है स्वशासन व्यवस्था को सबसे पहली बार देखा गया था, ठीक है, इसकी शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद देखिएगा, अगर यहीं से हम बात करें मौर्य काल की, तो मौर्य काल में भी याद रखिएगा, ठीक है, मौर्य काल के समय भी क्या किया गया था, स्वशासन व्यवस्था को जागरूक किया गया था या स्वशासन व्यवस्था देखा गया था, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं कैसे, तो आपको पता होगा कि मौर्य काल में जो है, ठीक है, बिंदुसार का नाम सुना है आप लोगों ने, ठीक है। ऐसी स्थिति में याद रखिएगा कि जो बिंदुसार है, ठीक है, जिसने क्या किया था, जिसने अपने, ठीक है, जिसने अपने बेटे, याद रखिएगा, ठीक है, तो ऐसे में देखिएगा कि अशोक को गवर्नर बना के रखा हुआ था, ठीक है। और ऐसे में जो है आपका पार्टीशन कैसा था, तो पार्टीशन में याद रखिएगा कि सभी जगहों पर, अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग बेटे को जो है उसने गवर्नर बना के भेजा, कहीं पर उसको किसी और प्रकार की शक्ति देके रखा था, ठीक है। किसी भी आंदोलन में या किसी प्रकार के बगावत में, ठीक है, ये किसी और को भेजता था। तो ऐसे में ये देखने को मिलता है कि अपनी पावर जो है इसने अलग अलग लोगों को दी हुई थी,
ठीक है। तो ऐसे में समझिएगा कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है, इस समय जो पंचायती राज व्यवस्था चल रही थी, या फिर आप इसको पंचायती राज ना कह करके इसको आप स्वशासन व्यवस्था कहेंगे यहां पर, तो बिल्कुल सही होगा कि मौर्य काल में भी स्वशासन व्यवस्था देखा गया था। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं कि जब बिंदुसार या फिर किसी भी मौर्य काल में अगर आप चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर लें, ठीक है, तो इसके समय में जो है इसने अपने पावर जो शक्ति थी वो अलग अलग व्यक्तियों को देके रखी हुई थी अपने राजघराने में। ठीक है, ऐसे में यह स्वशासन व्यवस्था के तौर पर कार्य करता था। अब ऐसे में कहेंगे आप कि देखिए इसके मौर्य काल के समय जो है, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है इसकी जो इसे कहते हैं हम लोग मंत्रिमंडल, और मंत्रिमंडल के नीचे जो होते हैं याद रखिएगा अधिकारी, और अधिकारी के नीचे जो होते हैं याद रखिएगा जिसे हम लोग सामान्य तौर पर करी कहते हैं, करी। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके से धीरे धीरे जो है शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। राजा के पास शक्ति थी, शक्ति मंत्रिमंडल के पास आई, मंत्रिमंडल से अधिकारी के पास आई, अधिकारी से करी आई क्षेत्रीय लोगों के पास चली गई। ठीक है, और क्षेत्रीय लोग जो है, अब जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए मुखबिर, ठीक है, मुखबिर जो हुआ करते थे राजा को सीधे संपर्क करके ये बता सकते थे कि आपके पीछे यहां पर बगावत चल रहा है। ठीक है, तो मौर्य काल में भी स्वशासन व्यवस्था देखा जाता था, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा प्राचीन काल का जो समय था उसमें वैदिक काल और मौर्य काल को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जो कि पंचायती राज व्यवस्था को देखा जाता है। इसके अलावा एक और नाम याद रखिएगा यहां पर जो है चोल राजवंश। ठीक है, चोल राजवंश में याद रखिएगा चोल राजवंश, और मध्यकाल की एक पॉइंट याद रखिएगा विजयनगर, मध्यकाल का विजयनगर साम्राज्य। इसमें एक प्रणाली चलती थी याद रखिएगा आयंगर प्रणाली। ठीक है, इसका नाम है आयंगर प्रणाली। इस प्रणाली को स्वशासन व्यवस्था से जोड़ा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था की पृष्ठभूमि में याद रखिएगा ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है, ठीक है, इस पृष्ठभूमि में सबसे पहली बार अगर हम देखें कि स्वशासन व्यवस्था को कहां से स्टार्ट किया गया था, तो प्राचीन काल से ही स्टार्ट कर दिया गया था। ठीक है, देखिए यहां से क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनेगा, बस ये आपसे पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था जो है इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, या इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि निम्न में से क्या सही है और कथन के रूप में क्या गलत है। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे पहले ये प्राचीन काल से ही था। तो आपके दिमाग में एक बात नहीं आनी चाहिए कि हमारा देश आजाद हुआ तो पंचायती राज व्यवस्था चालू हुआ है। इससे पहले ही अंग्रेजों के समय से भी पहले प्राचीन काल में ही जो है हमारा पंचायती राज व्यवस्था जो है चालू था, बस इसके नाम अलग थे स्वशासन व्यवस्था के तौर पर। ठीक है, तो स्वशासन व्यवस्था याद रखिएगा कि इसकी शुरुआत सबसे पहले वैदिक काल में हुई थी। ठीक है, सभा और समिति के रूप में जो है अपने शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया था। दूसरी पॉइंट याद रखिएगा कि मौर्य काल में किया गया था, मौर्य काल में भी स्वशासन व्यवस्था चल रहा था। ठीक है, और तीसरा याद रखिएगा चोल राजवंश में भी, ठीक है, चोल राजवंश में भी आयंगर प्रणाली के तहत जो है यहाँ पर क्या चल रहा था, स्वशासन व्यवस्था चल रहा था। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा यही अगर हम लोग विकेंद्रीकरण कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं, तो अब मैं थोड़ा मध्यकाल के बाद याद रखिएगा, मध्यकाल के बाद जो है अगर आप मुगल प्रशासन को देखेंगे तो इस समय जो है इसकी शुरुआत नहीं हो पाई थी। ठीक है, इसका कारण मैं आपको समझा देता हूं कि मुगल साम्राज्य या फिर और कुछ साम्राज्य ऐसे रहे हैं जो राजतंत्र प्रणाली से चलते थे। याद रखिएगा राजतंत्र प्रणाली जो है थोड़े क्लिष्ट होते हैं। ठीक है, यानी राजा के तंत्र वाली जो प्रणाली होते हैं इसमें लोकतंत्र या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था की मृत्यु हो जाती है इसमें। ठीक है, क्योंकि राजा का बेटा राजा बनेगा, और जब राजा का बेटा राजा बनेगा तो शक्ति कहां पर होगा, राजा के पास ही होगा। क्योंकि देखिए जब आपके पास चुनाव करने की शक्ति होती है, इलेक्शन देने की, तो शक्ति किसके पास होती है, जनता के पास होती है कि वो अपने में से किसी को खड़ा करके चुनाव जिता सकता है। लेकिन अगर बात करें हम लोग राजा का बेटा राजा बनेगा, तो ऐसे में जो है शक्ति जनता के पास नहीं है, और ऐसे में पंचायती राज व्यवस्था की मृत्यु हो जाती है इसमें ऐसे। ठीक है, तो याद रखिएगा जब हम लोग ब्रिटिश काल की बात करते हैं, थोड़ा सा ब्रिटिश काल में आते हैं, देखिएगा और याद रखिएगा स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन, नाम याद रखिएगा लॉर्ड रिपन, इसने प्रॉपरली तरीके से स्वशासन व्यवस्था की, ठीक है, जो महत्वाकांक्षी योजना तरीके से इसको डेवलप किया था, याद रखिएगा, तो इसका नाम है लॉर्ड रिपन, और यह समय है 1882 का। ठीक है, 1882 में जो है सबसे पहली बार लॉर्ड रिपन ने स्वशासन व्यवस्था को जो है, ठीक है, अपनी रिपोर्ट में पेश किया था और इसे शुरुआत कराई थी। ठीक है, लेकिन हालांकि याद रखिएगा
ब्रिटिश काल में जो है इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया गया था, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको कहा जाए कि सबसे पहली बार जो हमारे भारत में चलने वाला स्वशासन व्यवस्था है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो लॉर्ड रिपन के थ्रू हुई थी, याद रखिएगा 1882 में, ठीक है। इसी को सबसे पहले याद रखिएगा कि लॉर्ड रिपन का जो कहानी है, या लॉर्ड रिपन जो है ये सबसे पहली बार जो है, ठीक है, ब्रिटिश काल में स्थानीय रूप से जो है इसे डेवलप किया था, इसीलिए इसे स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो आपके दिमाग में ये पहला क्वेश्चन रहेगा आज का कि स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को, ठीक है। और किसने इसे शुरुआत किया, कब शुरुआत किया था, तो याद रखिएगा 1882। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी तक जो है 3 से 4 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। अब देखिएगा इसने जो है जो अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था स्वशासन के संबंध में, रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, इसके संबंध में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। पूछा गया ये है कि जब इसने रिपोर्ट प्रस्तुत किया तो ये कहा जाता है कि किसने, ठीक है, किसने स्वशासन व्यवस्था के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत किया जिसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। तो स्वशासन का मैग्ना कार्टा नाम याद रखिएगा, ठीक है। इसे स्वशासन व्यवस्था का मैग्ना कार्टा, अच्छा ये नाम तो बहुत बार सुना होगा आपने मैग्ना कार्टा, लेकिन इसका मतलब समझते हैं क्या होता है। मैग्ना कार्टा तो बहुत बार सुना होगा, मुझे लगता है कि आपने अभी तक क्लास करते हुए जो है 20 से 25 बार सुन लिया होगा, मैग्ना कार्टा इसका, मैग्ना कार्टा उसका, ठीक है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अथॉरिटी, ठीक है, समझिएगा। जैसे मैं एक काम करता हूं कि आपको एक नौकरी का कॉल लेटर दे देता हूं, ठीक है, तो फिर वो आपके लिए मैग्ना कार्टा हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपकी नौकरी लग गई है, आप दुनिया को हल्ला कर देंगे मेरी नौकरी लग गई है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप एक जो रास्ता चुन रहे थे, इसका मतलब है ये हो गया। तो उसी प्रकार समझिएगा कि जो स्वशासन व्यवस्था की शुरुआत जो हुई है, यानी जिसके बाद स्वशासन व्यवस्था को पूरी तरीके से पटरी में ला दिया गया, ठीक है, इसलिए इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। एक तरीके की अथॉरिटी ऐसी है जिसको सुनने या पढ़ने के बाद अगर आप ऐसा कहें कि यहीं से जो है भारत की स्वशासन व्यवस्था चालू हुई है, इसलिए इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। तो मैग्ना कार्टा एक प्रपत्र होता है, याद रखिएगा, जो कि अथॉरिटी को दर्शाता है कि यह अथॉरिटी जो है ये प्रॉपर लॉर्ड रिपन ने प्रस्तुत किया था, ये याद रखिएगा 1882 में, ठीक है। इसके बाद 1882 के बाद देखिएगा अब एक घटना और याद रखिएगा इसके बाद, ठीक है, जो है 1907 का, ठीक है। 1882, उसके बाद आता है आपका 1907, इसे कहा जाता है शाही आयोग के द्वारा। और एक बात और मैं बता दूं आपको मैं कि ये जो टॉपिक पूरा पढ़ रहे हैं आप, प्री कम मेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको प्री और मेंस के अकॉर्डिंग पढ़िएगा ताकि आपको फायदा हो दोनों स्तर पर, ठीक है। क्योंकि थ्योरेटिकल लेकर चलना बहुत जरूरी है इसको, क्योंकि अगर मैं फैक्चुअल केवल कवर करूंगा तो आप जो है पूरी तरीके से इसको याद नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए इसको जब भी पढ़ें आप तो प्रॉपर तरीके से, ठीक है। जैसे शाही आयोग के बारे में अभी तक आपने कभी नहीं सुना होगा, ठीक है, लेकिन अगर आप प्रॉपरली एक एक चीजों को समझते चले जाएंगे तो बहुत सारी कहानियां आपको बुनने को मिलेगी यहां पर कि आप प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक लिख सकेंगे, ठीक है। तो शाही आयोग ने जो है याद रखिएगा दूसरी बार, ठीक है, 1882 के बाद दूसरी बार जो है अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, याद रखिएगा, किसके संबंध में, स्वशासन के संबंध में, ठीक है। शाही आयोग का नाम याद रखिएगा, 1907 में जो है इसने अपना इसे रॉयल कमीशन कहा जाता है, ठीक है। शाही आयोग, रॉयल कमीशन, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अध्यक्ष थे हॉब हाउस, ठीक है, इनके अध्यक्ष थे हॉब हाउस, नाम याद रखिएगा, शाही आयोग के अध्यक्ष का नाम, ठीक है, हॉब हाउस, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कि हॉब हाउस ने जो है ग्राम पंचायत को पुनर्जीवन की बात कही थी, ठीक है। यानी हॉब हाउस ने अपने रिपोर्ट में कहा कि ग्राम पंचायत का जो क्षेत्र है, ठीक है, जिला पंचायत नहीं, जनपद पंचायत नहीं, ग्राम पंचायत का जो क्षेत्र है इसको पुनर्जीवित करना सबसे ज्यादा जरूरी है, वरना स्थानीय स्वशासन जो है इसकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखिएगा हॉब हाउस जो है ये है शाही आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा 1919, ठीक है, आगे चले, यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो ऐतिहासिक गतिविधियों में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा कि सबसे पहले प्राचीन काल में वैदिक काल के बाद आपको मौर्य काल और चोल राजवंश के बारे में जानकारी मिलेगी, ठीक है। इसके बाद मध्यकाल में विशेष तौर पर विजयनगर साम्राज्य के बारे में, जहां पर हम आयंगर प्रणाली के बारे में सुनते हैं, और आयंगर प्रणाली किससे संबंधित था, याद रखिएगा, स्वशासन प्रणाली संबंधित था, ठीक है। ये शब्द याद रखिएगा, आयंगर प्रणाली, आपके एग्जाम में पूछा गया है कि आयंगर प्रणाली संबंधित है किससे, ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था से या स्वशासन व्यवस्था से, विकेंद्रीकरण व्यवस्था से, केंद्रीकरण व्यवस्था से, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि खासकर ये क्वेश्चन मेंस में होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा ब्रिटिश काल में पहुंचते हैं। ब्रिटिश काल की जो शुरुआत हुई है, ठीक है, ये शुरुआत ब्रिटिश काल की याद रखिएगा,
1600 से हुई है, लेकिन हमें पहली बार जो है स्वशासन व्यवस्था कब देखने को मिलती है? 1882 में देखने को मिलती है लॉर्ड रिपन के द्वारा, और इसे स्वशासन व्यवस्था का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर याद रखिएगा 1907 शाही आयोग, ठीक है, रॉयल कमीशन के द्वारा जो है, याद रखिए, ग्राम पंचायत को पुनर्जीवित करने के लिए अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था, किसके द्वारा? हॉब हाउस के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा मार्टेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। मार्टेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें भी स्वशासन व्यवस्था को जो है कहीं ना कहीं एक तरक्की मिली। ठीक है, यानी स्वशासन व्यवस्था के अंतर्गत याद रखिएगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या कहा गया है? याद रखिएगा कि प्रांतीय द्वैध शासन की शुरुआत, प्रांतीय द्वैध शासन की शुरुआत या दोहरी शासन की शुरुआत जो है 1919 में प्रांत की गई थी। और यहीं पर याद रखिएगा कि जो पंचायती राज व्यवस्था था, ठीक है, या स्थानीय स्वशासन व्यवस्था था, स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को हस्तांतरित विषय के अंतर्गत रखा गया था, हस्तांतरित विषय के अंतर्गत रखा गया था। अब यहां पर एक बात, मैं थोड़ा सा हस्तांतरित विषय आ गया है तो मैं थोड़ा सा एक बात समझा दूं आपको। देखिएगा कि संविधान के, हमारे भारत संविधान के अनुसूची 7 में, ये याद रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है, भारत के संविधान के अनुसूची 7 में जो है, ठीक है, एक स्टेटमेंट है जिसमें कहा गया है शक्तियों का बंटवारा, शक्ति का बंटवारा। ठीक है, जो शक्ति का बंटवारा होता है, याद रखिएगा, वो 3 क्षेत्रों में होता है। ठीक है, ये अभी हमारे टॉपिक से बाहर है, लेकिन अगर आप आगे जाकर पढ़ेंगे पंचायती व्यवस्था तो इस टॉपिक को पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखिएगा शक्तियों का जो बंटवारा किया गया है, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में, और यहां पर आप एक शब्द सुनेंगे समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची, याद रखिएगा। अब यहां पर शक्तियों का बंटवारा कैसे है? तो आपको पता होगा कि हमारे यहां जो है, ठीक है, 2 प्रकार के पावर चलते हैं या 2 प्रकार के शक्तियों का बंटवारा होता है। ठीक है, एक आपके पास है केंद्र की शक्ति और एक है आपके पास राज्य की शक्ति। ठीक है, तो केंद्र की शक्ति जो है हमारे पास, इसमें केंद्र कानून बनाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर रेलवे, तो रेलवे में जो कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगा। अभी आपने देखा होगा कि लगातार शैलेश पांडे का एक स्टेटमेंट आता है। शैलेश पांडे को तो जानते ही आप लोग, नहीं जानते शैलेश पांडे को? बिलासपुर के भूतपूर्व विधायक, अभी जस्ट विधायक रहे हैं, आप भूल गए? कुछ ही समय हुआ उनको, अभी विधायकी खत्म हुए। ठीक है, तो ऐसे में समझिए कि उनका एक स्टेटमेंट आता है हमेशा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार करती है। ठीक है, किस बात को लेकर कि चूंकि छत्तीसगढ़ की जो जितनी ट्रेनें हैं लगभग अधिकांश को रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे में केंद्र सरकार के पास पावर हो गया कि केंद्र क्या कर सकती है, वो किसी भी राज्य में जाने आने वाले जो ट्रेनें हैं उसको रद्द कर देती है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ की जो लगभग 36 ट्रेनें हैं, जो मुख्य ट्रेनें हैं, उनको रद्द कर दिया गया है। ठीक है, तो ये करती ही कौन? केंद्र सरकार। ठीक है, तो केंद्र सरकार के पास पावर है, केंद्र के अंतर्गत जितने भी पावर होंगे या फिर जो भी शक्ति केंद्र सरकार को दी गई होगी। ठीक है, इसमें याद रखिएगा प्रारंभिक तौर पर इसे 52 जो है, ठीक है, शक्तियों को दिया गया था, 52 शक्ति दी गई थी। अभी वर्तमान में इनकी शक्तियों की संख्या हो गई है 108। ठीक है, शुरुआत में ये था, अभी वर्तमान में 108 है। 108 विषय पे ये शक्ति बना सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और यही अगर आप देखें राज्य सरकार के पास, तो राज्य सरकार के पास भी कुछ शक्तियां दी गई हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर कृषि। ठीक है, तो कृषि जो है ये विषय है राज्य सरकार का। आपने देखा होगा कि कृषि के संबंध में लगातार आंदोलन चल रहे हैं, अभी फिर से दूसरा आंदोलन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इस संबंध में याद रखिएगा कृषि यानी राज्य सरकार चाहे तो कृषि के संबंध में जितने प्रकार के भी जो नियम है वो बना सकती है। ठीक है, इसके पास पावर है। और वहीं देखिएगा कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इन दोनों के द्वारा क्रैश होती रहती है, यानी बार बार क्या होता है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट सूची के साथ, विषय के साथ क्या कर सकते हैं? शक्ति बना सकते हैं। ठीक है, या विषय के साथ कोई कानून बना सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में याद रखिएगा कि जो दोनों से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, यानी इसके पास भी पावर होगा और इसके पास भी वही पावर होगा। जैसे एग्जांपल है आपका शिक्षा। आपने सुना होगा छत्तीसगढ़ बोर्ड और आपका एक सीबीएसई जो कोर्स है। ठीक है, तो सीबीएसई किसने बनाया हुआ है? केंद्र सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और छत्तीसगढ़ बोर्ड किसका है? राज्य सरकार का है। ठीक है,
ऐसी सिचुएशन में याद रखिएगा, अब दोनों ने बनाया उसके पीछे, तो ये चला जाएगा किसके पास? समवर्ती सूची के पास। ठीक है, इसी प्रकार समझिएगा कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, ये हस्तांतरित विषय जो यहां पर आपने पढ़ा, ये राज्य का विषय है। राज्य चाहेगा तो अपने यहां बनाएगा, वरना नहीं बनाएगा, ऐसा चल रहा था। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में देखिएगा, अभी आपको उसकी पूरी कहानी समझाऊंगा मैं कि शुरुआत में इसकी कहानी यहीं से शुरू होती है। ठीक है, कि पंचायती राज व्यवस्था को इसी तरीके से रखा गया था कि आप डीपीएस का नाम सुने होंगे, हमारे संविधान में याद रखिएगा भाग 4 जो है वो डीपीएस है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। ठीक है, तो भाग 4 जो है वो यह दर्शाता है कि राज्य जो चाहेगा वो अपने लिए, अपनी जनता के लिए वो काम करेगा, और अगर वो काम नहीं कर पाता है तो आप उसके लिए केस नहीं करने जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि चावल स्टार्ट हुआ था हमारे यहाँ 35 किलो चावल, सुना होगा 1 रुपए किलो या 10 रुपए किलो के हिसाब से। ठीक है, अगर किसी दिन बंद कर दिया जाए इसको, कि सरकार बोलेगी कि अब हम चावल नहीं बांटेंगे लोगों को, अपना देख लो आप लोग, ठीक है, तो क्या होगा? क्या यहाँ के लोग याचिका दायर कर सकते हैं हाईकोर्ट में जाके कि नहीं चावल चाहिए हमको, हम भूखे मर जाएंगे वरना, या फिर केस कर देंगे सरकार के ऊपर, राज्य सरकार के ऊपर? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जगह कहां पर है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में है, भाग 4 में है, और भाग 4 ये बोलता है कि आप किसी भी बात को लेकर राज्य सरकार के ऊपर केस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये संवैधानिक है, याद रखिएगा। तो इसी पंचायती राज को पहले यहां रख दिया गया था। ठीक है, अनुच्छेद 40 में पंचायती राज के बारे में यहां लिखा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, कि किसी भी राज्य के द्वारा अपने यहां जो है 3 स्तरीय 2 स्तरीय अपने यहां पंचायती राज लागू कर सकता है, लेकिन आगे आप पढ़ेंगे इसको डिटेल में। तो ऐसे में याद रखिएगा कि इसी तरीके इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? तो ये स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय में रखकर इसकी शुरुआत कर दी गई थी, और ये समय है आपका 1919। ठीक है, मार्टिन्यू चेम्स्फोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है ये। ठीक है, तो ये एक हस्तांतरित विषय था जो कि हस्तांतरण के तौर पर जो है बदला जा सकता था, या शक्ति को बदला जा सकता था। इस समय ये शुरुआत हुई थी यहां से। ठीक है, चलिए 1919 याद रखिएगा। चलिए इसके आगे देखिएगा, अभी जितने भी टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूं, या जितने भी बारे अलग अलग बातें बता रहा हूं, आगे जाकर ये सभी चीजें काम में आएंगी, याद रखिएगा। समवर्ती सूची अभी आप पढ़ा, थोड़ा सा आगे जाकर पूरे डिटेल से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो ये जो भी टॉपिक आप कवर करते जाएंगे, सारे टॉपिक्स का कहीं ना कहीं आगे जाकर काम आने वाला है। ठीक है, चलिए 1919 के बाद देखिएगा, इसके बाद 1935, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम, याद रखिएगा भारत सरकार अधिनियम, याद रखिएगा 1935, 1935। ठीक है, तो जो भारत सरकार अधिनियम है, याद रखिएगा कि भारत सरकार अधिनियम का एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, कि प्रांतीय स्वायत्तता है, ठीक है, इसको कहते हैं प्रांतीय स्वायत्तता। ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता जो है, याद रखिएगा, इस प्रांतीय स्वायत्तता के मध्य एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखी जाती है। ठीक है, कि भारत सरकार अधिनियम, अच्छा पहले तो 1935 के बारे में एक बात याद रख लीजिएगा कि 1935 जो है ना, हमारे भारत सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम या टॉपिक्स है। ठीक है, अब इसी के अंतर्गत याद रखिएगा कि जो हमारा संवैधानिक गतिविधि है, ठीक है, जो संवैधानिक, ठीक है, गतिविधि है, या फिर आज अपने भारत सरकार का जो पूरा का पूरा संविधान देखते हैं, उसमें से 200, ठीक है, अनुच्छेद जो है यहां लिखा गया है, यहीं से लिया गया है। ठीक है, तो भारत सरकार का यह जो अधिनियम है 1935 का अधिनियम, यहीं से हमारा संविधान भी बना है, ऐसा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहीं से 200 जो अनुच्छेद है वो हमने अपने भारत सरकार के संविधान में लिख लिया है। ठीक है, ऐसी स्थिति में याद रखिएगा कि प्रांतीय स्वायत्तता को, ठीक है, स्थान दिया गया 1935 में। तो इसके बाद याद रखिएगा कि 1919 के बाद जो है 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता को स्थान दिया गया। ठीक है, ये याद रखिएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 का। ठीक है, और इसके बाद देखिएगा जो अंतिम बिंदु है, उस बिंदु को याद रखिएगा जिसे कहा जाता है 1937 का एक्ट। ठीक है, अब देखिएगा 1937 में सबसे पहले याद रखिएगा 1937 जो है, ठीक है, उस 1937 में प्रांतीय चुनाव हुआ था, प्रांतीय चुनाव, याद रखिएगा। इस प्रांतीय चुनाव में जो है, ठीक है, अब इस प्रांतीय चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके जब चुनाव जो हुआ, ठीक है, इस चुनाव की प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया गया था, याद रखिएगा, प्रांतीय चुनाव की प्रणाली में 1937 में। ठीक है, और इस चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ था, याद रखिएगा, चुनाव के बाद जब 1937 का चुनाव, आपको याद करा दूं थोड़ा सा, याद रखिएगा, इस समय जो था मध्य प्रांत था। ठीक है, और मध्य प्रांत में प्रांतीय चुनाव हुआ था 1937 में। ठीक है, और इस चुनाव में जो है अब स्थिति इतनी मजबूत हुई थी इस समय, याद रखिएगा, कि लोगों ने जो है अब स्वायत्तता प्रणाली को जो है
कहीं ना कहीं इसकी मांग की थी इस समय। तो पहली बार जो है इसकी मांग चुनाव के बाद सबसे पहली बार मांग हुई थी 1937 में, ठीक है। तो प्रांतीय चुनाव का जो है 1937 का डिमांड याद रखिएगा। इस समय जो है सबसे स्वशासन की मांग, ठीक है, स्वशासन की मांग जो है इस समय की गई थी 1937 में। और इसके एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, याद रखिएगा, ठीक है। इस चुनाव में जो है 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, ठीक है। 8 प्रांतों में क्या बनाया था, सरकार बनाया था और स्वशासन की मांग की थी इस समय 1937 में। और इसी तरीके से याद रखिएगा पंचायती राज की शुरुआत जो है यहां पर मानी जाती है, ठीक है। अब देखिएगा इसी के बाद जो है धीरे धीरे जो है 1946 का समय आता है और 1946 में याद रखिएगा संविधान सभा, ठीक है। संविधान सभा में बहस चल रहा था, याद रखिएगा। अब संविधान सभा में जब बहस चल रहा था तो इस समय यह कहा जाता है कि 2 गुट बन गए थे, 2 गुट, ठीक है, यानी 2 क्षेत्र ऐसा कह सकते हैं। पहला क्षेत्र था गांधी जी का। हालांकि गांधी जी जो है संविधान सभा से ज्यादा मतलब नहीं रखते थे, लेकिन फिर भी याद रखिएगा उनकी मनोदशा या उनके व्यवहार या उनके जो आइडियोलॉजी था कि पंचायती राज होना चाहिए, ये गांधी जी का आइडियोलॉजी है, याद रखिएगा, ठीक है। और अंबेडकर जी का आइडियोलॉजी है कि पंचायत नहीं होना चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा 2 गुट है, जिसमें एक गुट क्या मानता है, गांधी जी का गुट कि पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, लागू करनी चाहिए, और अंबेडकर गुट याद रखिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था को नहीं लागू करना चाहिए, ठीक है। ये 2 गुट है, याद रखिएगा। दोनों गुट का नाम याद रखिएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन व्यक्ति जो है पंचायती राज व्यवस्था के समर्थन में नहीं था, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा अंबेडकर जी, ठीक है। और यही अगर आपको याद रखना है कि कौन समर्थन में था तो गांधी जी, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अंबेडकर जी का कहना था कि पंचायती राज व्यवस्था को लागू नहीं करना चाहिए या संविधान में स्थान नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा संवैधानिक दर्जा का पक्ष में होना गांधी जी का था, ठीक है। और यहीं पर याद रखिएगा कि अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि जब मैं अब अगर ये बोल रहा हूं कि अंबेडकर जी का पक्ष नहीं था, तो उनका ये कहना था कि अभी जो है भारत का संविधान डेवलप नहीं हुआ है, अभी अपने शुरुआती स्तर पर है, और अगर अभी हम जो है पंचायती व्यवस्था को लागू कर देते हैं तो ये भारत का संविधान उसे संभाल नहीं पाएगा। तो ऐसे में जो है उस समय जो है लागू करने की बात नहीं की गई थी अंबेडकर जी के द्वारा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा याद रखिएगा कि गांधी जी जो है हूबहू उसी समय संवैधानिक समय में ही क्या कर रहे थे, पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के पक्ष में थे, और अंबेडकर जी उस समय उस पक्ष में नहीं थे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसके आगे देखिएगा, ये था इसका पृष्ठभूमि, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिएगा कि जब संविधान बनकर आया 1947 के बाद से, यानी 1950 में जब हम लोग लागू करते हैं तो ये कहां पर था, ठीक है, प्रॉपर। तो याद रखिएगा हम बात करते हैं, अभी जैसे मैंने बताया आपको कि संविधान के बनने के बाद, ठीक है, पहले तो संवैधानिक प्रक्रिया में आप एक बिंदु को याद रखिएगा कि जो हमारा संविधान है 26 जनवरी 1950 को ये क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान कब लागू किया गया है, ठीक है। मुझे लगता है सबके नंबर अच्छे हैं इसमें, ठीक है। तो देखिएगा जब संविधान लागू किया गया तो इस समय स्थिति क्या थी, हमारे पास अनुच्छेद, अनुसूची और भाग, ठीक है। तो ये इस समय जो है अनुच्छेद था 395, अनुसूची कितनी थी 8, और भाग थे 22, ठीक है। ये लागू करने के समय था। अब ऐसी स्थिति में याद रखिएगा कि जो भाग 4 है यह है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, या फिर आप कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद 40। याद रखिएगा आपके एग्जाम में ना ये बहुत सरल तरीके से पेपर पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहली बार किस जगह पर स्थान दिया गया था, तो डीपीएस के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में दिया गया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है, डीपीएस क्या है पहले मैं थोड़ा बताता हूं और उसके बाद अनुच्छेद 40 के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें सबसे पहला है, अगर डीपीएस को थोड़ा सा याद रखें, ठीक है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व क्या होता है, तो याद रखिएगा
इसमें कुछ बातें लिखी गई हैं, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कुछ बातें लिखी गई है। राज्य राम राज्य की स्थापना करेगा। राज्य अपने क्षेत्र में जनता की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। जैसे बिजली, पानी, घर, सड़क इत्यादि, ठीक है। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आया है, डीपीएस में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में आया है कि राज्य जो है ऐसे प्रकार का राज्य तैयार करेगा जो कि राम राज्य कहला सकता है, यानी कि किसी व्यक्ति को किसी चीज की जरूरत ना हो ज्यादा, ठीक है, और अपनी अवस्थाओं के साथ वो शक्ति का प्रयोग कर सके, ठीक है। ऐसे में याद रखिएगा अनुच्छेद 40 में पंचायती राज को स्थान दिया गया। जब यह स्थान दिया गया तो याद रखिएगा इसमें स्वशासन प्राधिकार व्यवस्था को राज्य का विषय बनाया गया, ठीक है। तो इस तरीके से पहली बार जो है पंचायती राज व्यवस्था को यहां पर लागू किया गया था, याद रखिएगा। और आपको एक बात बता दूं कि जब कोई राज्य इन सभी चीजों को नहीं मानेगा, एग्जाम्पल के तौर पर आपको बिजली प्रोवाइड नहीं करेगा, आपके घर में बिजली काट देगा, ठीक है, तो आप केस करने नहीं जा सकते इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब राज्य, क्योंकि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और नीति निर्देशक तत्वों को जो है याद रखिएगा संविधान में, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि अगर आप इसके विरोध में जाना चाहें, राज्य के विरोध जाना चाहें तो नहीं जा सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। यह एक पॉजिटिव थिंकिंग है, याद रखिएगा कि ये करना चाहिए, राज्य को नहीं कर पा रहे हैं तो करना चाहिए, इस तरीके का। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूं, देखिएगा, जैसे आपको जो है कुछ बातें हमारी संस्कृति में सिखाई गई कि किसी को भी आप मिलें तो पहला गुड मॉर्निंग, ठीक है, नमस्ते, इस तरह करते हैं। लेकिन अगर आप नहीं करते तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करेगा कोई, ठीक है। मतलब यही है, हमको बताया गया कि माता पिता के पैर छूने चाहिए, ठीक है। आपको बता देता हूं कि 100 में से लगभग 5 लोग ही ऐसा करते होंगे, ठीक है, बाकी 95 लोग ऐसा नहीं करते होंगे। अब तो धीरे धीरे क्या है, तो माता पिता भी कुछ नहीं बोलते हैं, ठीक है। अब वो भी समझ गए कि बेटा है, क्या करें, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया कि अब ये डीपीएस के अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है। लेकिन यही अगर अब जो है, अगर आप कुछ स्कूलों में पढ़ते हैं, ठीक है, और स्कूल के कानून को नहीं मानते हैं तो फिर आपको सजा दी जा सकती है। तो ये होता है मौलिक कर्तव्य का, ठीक है। तो ये दोनों चीजें ना थोड़ा अलग अलग होती है, याद रखिएगा। डीपीएस में कोई भी बात राज्य आपके लिए करेगा तो वो राज्य की अपनी मनसंसा है, वो जरूरी नहीं, आप दबाव डालकर नहीं करा सकते उसको, ठीक है, ना ही उसके विरोध में आप न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे जैसे मौलिक अधिकार का क्षेत्र है, वहां पर राज्य अगर आपके लिए कुछ गलत करता है तो आप अधिकार के लिए तुरंत जा सकते हैं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये जो है 40 में रखा गया। अब 40 में रखा गया तो अब आपको बता दूं कि 40 में जब रखा गया तो यहां पर एक स्टेटमेंट दिया गया कि राज्य जो है अपने यहां त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था करेगा, त्रिस्तरीय पंचायत राज करेगा, ठीक है, पूरे भारत के लिए कर दिया गया, ठीक है। कुछ लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, ये तो हमारे ऊपर दबाव की बात नहीं है, तो कुछ लोगों ने चालू किया 2 स्तर का और कुछ लोगों ने कुछ नहीं किया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे पास फंड नहीं है सब चलाने के लिए, ठीक है। इसके कारण जो है पंचायती व्यवस्था लागू हो ही नहीं पाई, ठीक है। तो ये जो है पूरा का पूरा हिस्ट्री आपको प्रॉपर याद रखना है। सबसे पहले वैदिक काल का, ठीक है, मध्यकाल का, ठीक है, प्राचीन काल, मध्यकाल और उसके बाद ब्रिटिश काल का। ब्रिटिश काल के खत्म होने के बाद याद रखिएगा जब हमारा संविधान लागू हुआ तो ये कहां पर आया था? संविधान लागू होने के बाद डीपीएस के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में आया था, ठीक है, अनुच्छेद 40 में आया। और एक बात याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब संविधान सभा में बहस हो रहा था तो बहस में 2 गुट बने थे, गांधी जी का गुट और अंबेडकर जी का गुट, ठीक है। तो गांधी जी का गुट था कि जो संविधान में पंचायती व्यवस्था को लागू करना चाहती थी एट ए टाइम, और अंबेडकर जी का गुट था जो कि पंचायती व्यवस्था को लागू उस समय नहीं करना चाहती थी क्योंकि हम जो है उस समय बहुत कमजोर स्थिति में थे, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऐसे में याद रखिएगा यह एक पंचायती व्यवस्था का एक पृष्ठभूमि है जो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए इसके आगे देखिएगा, इन टॉपिक्स में कुछ बिंदुओं को हम देखेंगे यहां पर, ठीक है। तो अब देखिएगा इसके बाद जो है जैसे ही हम स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात जो है अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है ये भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा स्वतंत्रता के पश्चात पंचायती राज व्यवस्था, कहीं पर कोई डाउट हो क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
देखिएगा स्वतंत्रता के पश्चात जो है, इस समय स्वतंत्रता के पश्चात सबसे पहले तो याद रखिएगा, ठीक है, 1947 से लेकर 59 के मध्य, 1947 से 59। अच्छा, मैंने अभी आपके दिमाग पे एक बात बताई है या डाली है कि अनुच्छेद 40 जो है ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, तो ये भूलिएगा मत किसी भी हालत में, ठीक है। अगर आपके एग्जाम यहाँ से जो भी टॉपिक आज हमने पढ़ा है, इसके एग्जाम में आने की संभावना जो भी बनेगी, याद रखिएगा 2 क्वेश्चन बनने की सबसे ज्यादा संभावना है, एक संविधान सभा में बहस के बारे में, और दूसरा याद रखिएगा, ठीक है, लॉर्ड रिपन ना एक झटके से आने वाला क्वेश्चन है कि किस्मत बदल गई है, पेपर बनाने वाला थोड़ा कुछ अलग दिमाग से है तो लॉर्ड रिपन को डाल देगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत पुरानी है, लगातार लोग पढ़ के आ रहे हैं कि लॉर्ड रिपन जो है, ठीक है, स्वशासन के जनक कहलाते हैं। जैसे आप जनक वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं कि बायोलॉजी के जनक कौन है, ठीक है, फिजिक्स के जनक कौन है, या फिर इतिहास के जनक कौन है, ठीक है, तो हेरोडोटस का नाम पूछ लिया जाता है, वो गलती से कभी कभार आ जाता है, मतलब कभी आपकी किस्मत ठीक ठाक गई तो क्वेश्चन पूछा गया, तो वैसे लॉर्ड रिपन भी ऐसी तरीके से आता है कभी कभी, ठीक है। लेकिन अगर इस पंचायती राज से कोई क्वेश्चन आना है तो ये शुरुआत समय है, याद रखिएगा, जिसमें अंबेडकर के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके, तो यहां से याद रखिएगा अनुच्छेद 40 से पूछा जाता है कि पंचायती राज को सबसे पहले संविधान में जगह कहां दिया गया था, तो अनुच्छेद 40 में दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिएगा यहां पर सबसे पहले जो है, ठीक है, 1947 से लेकर 59 के मध्य जो है, ठीक है, याद रखिएगा सबसे पहला प्रयास जो है, अगर हम यहां पर देखें तो हम इसे कह सकते हैं कि 1947 से लेकर 59 के मध्य कोई महत्वपूर्ण प्रयास नहीं किए गए, ठीक है। ये याद रखिएगा कि आजादी के बाद 1947 से लेकर 59 के मध्य जो है कोई महत्वपूर्ण प्रयास नहीं हुए हैं, कोई बदलाव नहीं हुआ संवैधानिक रूप से, ठीक है। लेकिन इसके बाद देखिएगा कि जैसे ही समय आता है लागू होने का, ठीक है, तो यहां पर लागू होने के बाद याद रखिएगा कि भारत सरकार ने 2 महत्वपूर्ण कदम उठाए थे, इसको याद रखिएगा, ठीक है। यानी देखिएगा 26 जनवरी, पहले तो याद रखिएगा इसी के मध्य का मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं, ठीक है, जो हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। 26 जनवरी से लेकर 1950 की बात कर रहा हूं थोड़ा सा, क्योंकि यहां पर मैंने बताया है कि कोई महत्वपूर्ण प्रयास नहीं किया गया है, लेकिन 2 ऐसे प्रयास है जो कि महत्वपूर्ण नहीं माने जाते हैं, लेकिन फिर भी 2 समितियों का नाम याद रखिएगा जो इस समय जो है लागू किया गया था या बनाया गया था, ठीक है। तो देखिएगा आजादी के पश्चात भारत सरकार के द्वारा दो समितियों का गठन किया गया, किसके लिए? पंचायती राज के संबंध में, ठीक है। तो भारत सरकार के द्वारा 2 समिति का गठन किया गया था, याद रखिएगा। एक है आपका, ठीक है, 1952 का सामुदायिक कार्यक्रम, नाम याद रखिएगा, सामुदायिक कार्यक्रम, ठीक है। तो सामुदायिक कार्यक्रम या सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है, ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ठीक है, याद रखिएगा। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा 1952 में। आपको बता दूं, सामुदायिक जैसे भवन होता है, तो सामुदायिक भवन की शुरुआत जो है उसी तरीके से मानी जाती है। तो यहां पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम का संबंध था कि जो निम्न स्तर के तबके के लोग हैं, ठीक है, सभी को जो है पंचायती राज के तहत जो है किसी न किसी तरीके से एक महत्वपूर्ण शक्ति को प्रदान करना, ठीक है। और इसी के तहत जो है लगभग आप ये कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत जो है 1952 में कर दी गई थी, ठीक है। अब इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो है 2 बातें कही जाती हैं। पहला तो ये कि जो भी अभावपूर्ण व्यक्ति हैं, अभावपूर्ण व्यक्ति मतलब कि जिनके पास जो है रहने के लिए या फिर खाने के लिए स्थिति कमजोर है, उनको कहीं ना कहीं जो है किसी न किसी स्तर या कार्यक्रम के तहत जो है उस चीज़ों की पूर्ति कराना, ठीक है। जैसे आज चावल की स्थिति आप देख रहे हैं, चना भी बांटा जाता है, ठीक है, मिट्टी तेल दिया जाता है, ठीक है, हालांकि वो धीरे धीरे बंद हो रहा है, ठीक है, और उसके अलावा तेल, ठीक है, ब्राइन ऑयल, ठीक है, उसके अलावा जो है गुड़ की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अलग अलग स्थानों पर याद रखिएगा, अगर वो क्षेत्र जो है एसटी कैटेगरी का क्षेत्र है, ठीक है, प्रॉपर अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो वहां पर कुछ अलग प्रकार के महत्वपूर्ण रूप दिए जाते हैं, और अगर यही आपका शहरी क्षेत्र हो तो थोड़ा कम कर दिया जाता है इस क्षेत्र में, ठीक है। तो ये सामुदायिक
कार्यक्रम में इसकी शुरुआत हुई थी सबसे पहली बार, ठीक है। और दूसरा कार्यक्रम का नाम याद रखिएगा, दूसरा कार्यक्रम है आपका राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम, राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम, ठीक है। तो 19 याद रखिएगा 53 में, ठीक है, ये कार्यक्रम आया था और दोनों का उद्देश्य यही था, याद रखिएगा, कि पंचायती राज व्यवस्था के क्रम पर, ठीक है, गांव का विकास करना, ठीक है। और साथ ही साथ याद रखिएगा इन दोनों ने अपने कार्यक्रम के साथ जो है अपने लक्ष्य रखे थे, ठीक है। जैसे लक्ष्य होता है कि मोदी जी बोलेंगे कि 1 साल में जो है हम लोग को 2 करोड़ शौचालय का निर्माण कराना है, ठीक है, ये लक्ष्य है एक तरीके का। लेकिन याद रखिएगा इनका भी लक्ष्य तय किया गया था और दोनों सफल नहीं हुए थे, ठीक है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि इस समय महत्वपूर्ण प्रयास नहीं किए गए, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा पंचायती राज से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण समितियां, ठीक है, पंचायती राज से जुड़े हुए महत्वपूर्ण समितियों की बात कर ले तो देखिएगा कौन कौन सी समिति है जो पंचायती राज से जुड़ी हुई है। मुख्य समितियों की बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, आपने पहले भी सुना है, महत्वपूर्ण बलवंत राय मेहता समिति, याद रखिएगा, ठीक है। आपको यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जाता है कि किसने त्रिस्तरीय संरचना दी है, किसने 2 स्तरीय संरचना दी है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। एक तरफ लिखा रहेगा समितियों का नाम पंचायती राज से जुड़ा हुआ और एक तरफ लिखा रहेगा संरचना, एक तरफ लिखा रहेगा बलवंत राय मेहता, इधर लिखेगा 2 स्तरीय, यहां पर लिखा रहेगा अशोक मेहता त्रिस्तरीय, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि आपको 3-4 जो समितियां हैं उनका नाम याद रखना है और उनकी संरचना याद रखना है कि उन्होंने रिपोर्ट में किस प्रकार की संरचना को ज्यादा महत्व दिया है, ठीक है। तो बलवंत राय मेहता समिति के बारे में याद रखिएगा, पंचायती राज से जुड़ा हुआ समिति है ये, आप इसे कह सकते हैं स्वशासन व्यवस्था से संबंधित है। इसने जो है त्रिस्तरीय संरचना को महत्वपूर्ण माना है, त्रिस्तरीय संरचना, ठीक है। तो त्रिस्तरीय संरचना की व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक है, यानी ग्राम से लेकर जिला के मध्य, ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था किसने, बलवंत राय मेहता समिति ने, याद रखिएगा। त्रिस्तरीय संरचना का सुझाव देने का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके पास है, बलवंत राय मेहता समिति के पास है, याद रखिएगा। बलवंत राय मेहता ने जो है पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तरीय संरचना बताया, कौन कौन सा, तो सबसे ऊपर का संरचना क्या होगा, जिला में जिला पंचायत, जनपद में जनपद पंचायत और यही अगर आप बात करें ग्राम में तो ग्राम पंचायत, ठीक है। तो 3 स्तरीय संरचना की बात की गई है, याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा बलवंत राय मेहता के अलावा जो है अच्छा यहां पर जो है सबसे इंपॉर्टेंट तरीके से इसको याद रखिएगा ना, मतलब आपको ये नाम याद रखना है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो इन्होंने जो है ये जो संरचना बताई है, अगर पूछा जाता है कि बलवंत राय मेहता ने सबसे निचला जो पंचायत है उसे किससे बताया है, तो ग्राम पंचायत को सबसे निचला स्तर बताया है, ठीक है। और वही अगर आप बात करेंगे सबसे ऊंचा स्तर जिला स्तर पर तो जिला पंचायत। लेकिन याद रखिएगा कि जब खंड स्तर पर बात करेंगे, ठीक है, खंड स्तर ये जो होता है ना, ये खंड स्तर है, ठीक है। तो खंड स्तर पर बात करेंगे तो इसका नाम रखा गया है, हम लोग जनपद पंचायत पढ़ते हैं, इसे कहते हैं पंचायत समिति, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नाम याद रखिएगा कि इसे कहा जाता है पंचायत समिति, ठीक है। तो पंचायत समिति खंड स्तर पर होता है, आप जनपद पंचायत को टिक मत मार के आ जाइएगा, ठीक है। तो पंचायत स्तर जनपद के स्तर पर हम कहते हैं या खंड स्तर पर कहते हैं पंचायत समिति, ठीक है। इसका नाम जनपद नहीं रखा गया था, पंचायत समिति के नाम पर जाना जाता है इसे, ठीक है। ठीक है। और एक सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश जो इससे पूछा गया था, ठीक है, कि जिला परिषद में या जिला पंचायत के स्तर पर अध्यक्ष कौन होना चाहिए, ठीक है। इसका महत्वपूर्ण सिफारिश याद रखिएगा, इसका जो महत्वपूर्ण सिफारिश था कि जिला परिषद स्तर पर अध्यक्ष कौन होगा, तो इसने बोला था
जिलाधीश होगा, ठीक है। तो जिलाधीश को इसने क्या बताया है कि जिला परिषद स्तर पर जो है, ठीक है, याद रखिएगा, जिला परिषद स्तर पर जो है अध्यक्ष कौन होना चाहिए, जिलाधीश को होना चाहिए। जिलाधीश कौन है, कलेक्टर को, ठीक है। लेकिन ऐसा होता है क्या, नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर जिला स्तर पर कौन होता है, जिला अध्यक्ष होता है, लेकिन इसकी सिफारिश में यह बात नहीं मानी गई थी, बाकी चीजों को माना गया है, ठीक है। त्रिस्तर होता है। एक बात याद रखिएगा, त्रिस्तर का होना किसी किसी जगह पर 4 स्तर का भी है, ठीक है। आपको बता दूं कि ये 4 स्तर का भी है, जैसे कि आप पश्चिम बंगाल जाएंगे वहाँ 4 स्तर पर है, ठीक है। और वही अगर आप असम के क्षेत्रों में जाएंगे तो वहाँ पर अपना स्वशासन व्यवस्था का कुछ अलग ही स्तर है, ठीक है। कहीं पर 2 स्तर, कहीं पर 1 स्तर, कहीं पर 3 स्तर। तो ये राज्य का है, मैंने अभी बताया ये राज्य के पास इसका पावर है। लेकिन याद रखिएगा, इसको घुमाकर जब 243 के अंतर्गत पढ़ेंगे आप, ठीक है, अभी जब आप इसको अलग से पढ़ेंगे अनुच्छेद के अंतर्गत, तो इसको संवैधानिक कर दिया गया। संवैधानिक दर्जा दिए जाने का जो पावर है ना, अच्छा आपने सुना होगा, अभी मैंने बताया कि संविधान सभा में 2 गुट बने थे, गांधी जी का गुट और अम्बेडकर जी का गुट। किस गुट की बात आगे चली बताइए मुझे, अम्बेडकर जी का, ठीक है, याद रखिएगा, अंबेडकर जी के गुट की बात आगे बढ़ी है, ठीक है। गांधी जी की बात नहीं सुनी गई। कैसे, समझिए, उन्होंने कहा था कि संवैधानिक तौर पर इसको दर्जा देना, तो संवैधानिक दर्जा मिला क्या, इसको नहीं मिला था, याद रखिएगा, संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था, इसलिए तो इतना लेट हुआ है। अब देखिए, संवैधानिक दर्जा मिलता तो आप बोलते कि 1950 में लागू हो गया पंचायती राज व्यवस्था और सभी जगह पंचायती राज व्यवस्था हो जाता। लेकिन अभी मैंने पढ़ाया आपको कि 1959 तक जो है कुछ नहीं हुआ था, तो इसका मतलब यह है कि संवैधानिक दर्जा नहीं मिला है, ठीक है। आगे जाकर संवैधानिक दर्जा मिलेगा, और इसीलिए आप पढ़ते हैं, याद रखिएगा, 1992 का संवैधानिक संशोधन, याद रखिएगा, और यहां से दर्जा मिलेगा इसको। और आप देखिए कितना लेट पढ़ने वाले हैं, 1992 के जो है पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाएगा यहां से 1992 से, ठीक है। तो कितना डिफरेंस है आप समझिए, 1950 से खेल रहे हैं हम लोग और अभी तक 1992 में पहुंचने वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए याद रखिएगा, इसकी कहानी जो है ना बहुत मजेदार है। अगर आप सोचते समझते जाएंगे तो क्या घटना चल रही है, आपके दिमाग में पूरी कहानी सेटल होते जाएगी, ठीक है। तो ये संवैधानिक संशोधन जब आप पढ़ेंगे, 73वां संविधान संशोधन पढ़ेंगे, 73वां अमेंडमेंट पढ़ेंगे, तब जाकर हमारा पंचायती राज जो है अब लागू होने की जगह पर आएगा, ठीक है। अभी तक हमने लागू नहीं किया है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा कुछ और प्रमुख बिंदुओं पर बात करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, जो सिफारिशों में स्वीकृति मिली थी, ठीक है, मतलब इनकी जो 3 सिफारिश है, तीनों सिफारिश याद रखिएगा, ठीक है। पहला स्वशासन व्यवस्था के संबंध में सिफारिश, पहला सिफारिश था कि स्वशासन व्यवस्था को लागू किया जाए। दूसरा सिफारिश था कि स्वशासन व्यवस्था कितने स्तर का होना चाहिए, 3 स्तर का होना चाहिए। और तीसरा सिफारिश क्या था कि जिला परिषद का अध्यक्ष किसका घोषित किया जाना चाहिए, जिलाधीश को। ये 3 सिफारिशें याद रखिएगा, ठीक है। किसका था, बलवंत राय मेहता समिति का था, ठीक है। अब ऐसे में देखिएगा, इस सिफारिशों में स्वीकृति कब प्रदान की गई थी, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये स्वीकृति जो प्रदान की गई थी, अच्छा एक बात और, इसे हम आगे भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। अभी क्या है, मैं सिर्फ फंडामेंटल चीजें बता रहा हूं आपको कि इतिहास में ये कहां से आया, ठीक है। जो पंचायती राज व्यवस्था का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं हम लोग, उसका सिक्वेंसल है ये, लेकिन आगे जाकर हम इसको थोड़ा सा ब्रॉड में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिएगा 1958 और इसे कहेंगे हम लोग सिफारिशों को स्वीकृति, ठीक है। जो सिफारिश थे उनको स्वीकृति प्रदान की गई थी, याद रखिएगा 1958 में। और यह जो समय था, ठीक है, स्वीकार करने का, यह स्वीकार किया गया था राष्ट्रीय विकास परिषद में, राष्ट्रीय विकास परिषद में। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद नाम का एक नया कानून तैयार किया गया, एक संगठन तैयार किया गया, और इसी के तहत जो है बलवंत राय मेहता समिति के, ठीक है, पूरे सिस्टम को शामिल किया गया था इसमें, ठीक है। अब देखिए, जब इसे शामिल किया गया पंचायती राज व्यवस्था, तो अभी भी देखिए, अभी भी यहां पर एक बात याद रखिएगा कि अभी भी कुछ हुआ नहीं है, अभी सिर्फ इन्होंने सिफारिश दिया है, सिस्टम लागू होगा। लागू होने के बावजूद यहां पर संवैधानिक नहीं है, याद रखिएगा अभी, ठीक है। संवैधानिक क्यों नहीं है, क्योंकि जब तक संविधान में उसको प्रॉपर जगह पर नहीं दिया जाएगा जगह, तब तक संवैधानिक नहीं हो सकता। जैसे एग्जाम्पल तौर पर समझिए, हमारा छत्तीसगढ़ी भाषा राजभाषा कहलाता है, 28 नवंबर का दिन, ठीक है, राजभाषा हुआ, लेकिन क्या संवैधानिक है, नहीं है। उन 22 जगहों पर या 22 भाषाओं पर जब इनको जगह दिया जाएगा तब ये संवैधानिक हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि अभी तक जो है ये राजभाषा है केवल राज्य के लिए, बाकी जगह के लिए नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो ये बात समझिएगा। उसी प्रकार जो है अभी तक ये संविधान में कहां पर है, अनुच्छेद 40 में है, और अनुच्छेद 40 को या फिर डीपीएस के अंदर होने वाले जितने भी अनुच्छेद हैं उनको जगह नहीं दिया जाता, संवैधानिक नहीं माना जाता है। क्यों, क्योंकि वो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, वो चाहे करेंगे वो चाहे नहीं करेंगे, ठीक है। आपके घर के बगल में गार्डन बनाना है नहीं बनाना है वो उनके अपना वो है,
तरीका है, नाली होना चाहिए नहीं होना चाहिए उनका तरीका है, राज्य करेगा ये, ठीक है। लेकिन राज्य को चुनाव में दोबारा आना है तो करते हैं, बोलेंगे कि हाँ करके दूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि चुनाव में दोबारा मेरे को जिताओगे आप, ठीक है। ऐसी अवस्था में जो है अभी देखा आपने कि अभी जो भाजपा सरकार है वो भाजपा सरकार अपने साथ एक शब्द जोड़ती है, ठीक है, युवाओं की सरकार, ठीक है, युवाओं की सरकार और रोजगार में हम पीछे नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से जो है वो अपना स्टेटमेंट देती है और उसमें एक बात कही गई है कि 59,000 शिक्षाकर्मी का पद हम ला कर देंगे, 1 लाख भर्ती ला के बना के देंगे, ठीक है, दुनिया भर की चीजें बोल के दी गई हैं। और आपको पता होगा कि इसी साल जो है लोकसभा के चुनाव है, ठीक है। तो जितना भी तैयारी अभी उनको करना है सारे नौकरियों पर अभी होने वाला है प्रॉपर तरीके से। और लोकसभा चुनाव के बाद ना 1 आध साल भूल जाइएगा फिर, ठीक है। तो ये स्थिति बनी रहेगी। तो ये है चुनावी सरकार, ये सिस्टम है, ठीक है। और सिस्टम को समझकर उसका उपयोग करना ये आपका काम है कि आप उसको समझें और उसके तरीके से अपनी तैयारी करें। और जैसे ही मार्केट में रोजगार के लिए नौकरी आ रही है और झपट्टा मार लें, ठीक है, क्योंकि ये स्थिति ऐसे ही बनी रहेगी, ठीक है। क्योंकि एक समय आएगा जब सूखा पड़ा रहेगा कि नौकरी नहीं आ रही है। आपको बता दूं कोरोना का समय तो सभी को याद होगा, 3 साल 4 साल जो है नौकरी कुछ भी नहीं आया, ठीक है। तो बेरोजगारी की संख्या काफी तेजी से ऊपर बढ़ी थी, ठीक है। तो ये स्थिति ये है कि जब चलिए वो तो पेंडेमिक था, एक स्थिति थी, लेकिन अभी की स्थिति ऐसी है कि हम जो है सरकार पर दबाव डालकर भी हम अपनी नौकरी को बना सकते हैं, क्योंकि सरकार का काम है कि वो नौकरी जनरेट करे और सरकारी नौकरी प्रोवाइड करे प्रॉपर तरीके से। आज सिर्फ केवल 2% जो है सरकारी नौकरी है, ठीक है, बाकी 98% जो है आपका कोई नौकरी नहीं है, ठीक है। तो चलिए वापस आते हैं, देखिएगा। तो याद रखिएगा इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1958 में, और ये किस लिए हुआ था, इसकी सिफारिशों को मानते हुआ था। नाम याद रखिएगा राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है। पहला समिति का नाम याद रखिएगा, पहला समिति का नाम क्या था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 का, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट है जिसको आप याद रखेंगे प्रॉपर तरीके से, क्योंकि 2 समितियां बनाई गई थी, ठीक है। और उन दोनों कार्यक्रमों का सबसे पहले नाम पूछा जाता है कि ये पूछा जाता है कि इनका क्रमबद्ध तरीका बताइए, ठीक है, यानी कालक्रम बताइए। तो कौन कौन पहले कालक्रम में आया हुआ है। क्वेश्चन देखिए, मैं आपको क्वेश्चन बताने का मेरा कारण ये है कि आप कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा क्लियर रखेंगे। इससे अगर आपके दिमाग पे क्वेश्चन का तरीका पता रहेगा तो आप सही तरीके से इसको सेटल कर पाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा 1952 सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से याद कर पाते हैं तो चीजें क्लियर रहेंगी, प्रॉपर तरीके से क्लियर रहेंगी, ठीक है। तो कालक्रम के हिसाब से चीजों को याद रखिएगा, यही है क्वेश्चन का तरीका और पैटर्न, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, इसकी सिफारिशों के बाद आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब जब सिफारिश आ चुका है तो अब देखेंगे हम लोग कि किस तरीके से इसको भारत में लागू किया जाएगा। अभी संवैधानिक नहीं है याद रखिएगा, लेकिन भारत में लागू करने की बात कही जाएगी, क्योंकि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश काम करने वाली है थोड़ी, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा जब ये सिफारिश आएगी और लोग लागू भी करेंगे, लेकिन बेहतर तरीके से लागू नहीं हो पाएगा, ठीक है। कुछ राज्य ये बोलेंगे कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, कुछ राज्य ये बोलेंगे कि हम सेटल नहीं कर पा रहे, जनसंख्या ज़्यादा है, कुछ राज्य ये बोलेंगे कि यहाँ पर संस्कृतियाँ बहुत ज़्यादा है, कुछ लोग मान रहे हैं कुछ लोग नहीं मान रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कारणों से जो है अब पंचायती राज फिर से ठप पड़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जो लागू हुआ है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, देखिएगा। तो देखिएगा प्रथम पंचायती राज व्यवस्था, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। तो प्रथम पंचायती राज व्यवस्था जो है इसकी शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा 2 अक्टूबर, ठीक है, 1959 में, ठीक है। तो ये सबसे पहली बार शुरुआत हुई थी, आपने बहुत बार ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा राजस्थान के नागौर जिले में, बहुत बार सुना होगा, मुझे लगता है कि जब भी आप पंचायती राज से जुड़ा हुआ कोई भी टॉपिक कवर करते हैं तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है या फिर बोला जाता है कि किस राज्य में सबसे पहली बार जो है पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि संवैधानिक रूप से कब से किसे कहाँ लागू किया गया था, तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर अलग होता है। इसलिए क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसमें लाइनिंग जरूर कर लीजिएगा, वरना आप राजस्थान ही जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ है कहां पर, राजस्थान में, ठीक है। हाँ, राजस्थान का नाम याद रखिएगा, राजस्थान के नागौर जिले में, नागौर जिले के बगदरी गांव में, ठीक है, बगदरी याद रखिएगा, बगदरी गांव में, ठीक है। तो सबसे पहली बार याद रखिएगा कि
पंचायती राज व्यवस्था जो है सबसे पहली बार कहाँ लागू हुई, तो याद रखिएगा यहीं प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये याद रखिएगा संवैधानिक नियम है, फिर से दोहरा रहा हूं, आपको बार बार ये बोलने का मतलब ये है कि आपका दिमाग जो है दो चीजों को क्लियर कर पाए। पहला कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो लागू हुआ है राजस्थान में सबसे पहली बार 2 अक्टूबर को, ठीक है, 1959 में। ठीक है, अब उसके बाद याद रखिएगा कि दूसरा जो है, ठीक है, दूसरा अगर आप संवैधानिक की बात करेंगे सबसे पहले जो है वो एमपी में हुआ है, याद रखिएगा एमपी में सबसे पहली बार हुआ है संवैधानिक तौर पर, और बलवंत राय मेहता समिति के तहत हुआ है तो राजस्थान में हुआ है। ठीक है, लेकिन संवैधानिक अगर शब्द पूछा गया है तो मध्य प्रदेश को ही टिक करेगा, राजस्थान मत हो जाएगा, वरना वो फ्री में 1 नंबर कटेंगे आपके। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा दूसरा जो राज्य है जो इसी के तहत हुआ था 11 अक्टूबर को 1959 का समय, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश, और इसका क्षेत्र है महबूब नगर। ठीक है, महबूब नगर, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश के महबूब नगर में। ठीक है, ठीक है, तो याद रखिएगा महबूब नगर के अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो इसे कहा जाता है जैसे आंध्र प्रदेश महबूब नगर जिला सादनगर विकासखंड, सादनगर विकासखंड में सबसे पहली बार अगर 2 राज्यों की बात की जाए तो यहां पर होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अब उसी के बाद देखिएगा 1965 से, तो यहां से शुरुआत हुई है आपकी पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई है थोड़ी सी। ठीक है, अब यहां से इसी की पतन की बात कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब यहां से इसका पतन स्टार्ट होता है, याद रखिएगा, जिसे पतन का दौर कहा जाता है। ठीक है, 1965 से लेकर 1977 तक जो है इसका पतन का दौर स्टार्ट होता है। पतन का दौर तो आप समझ ही जा रहे होंगे कि धीरे धीरे जो है अन्य राज्यों ने भी अपने यहाँ लागू किया था, लेकिन 1965 के आने के बाद जो है धीरे धीरे फिर से अब ये व्यवस्था गायब होने लगी थी भारत से। ठीक है, तो कल हम यहाँ से डिस्कस करेंगे आगे पतन के दौर को। बाकी यहाँ तक बताइए कि अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन है आपके पास? जल्दी से बताइएगा, एक बार दोहराते हैं, देखिएगा। सबसे पहले आपने पृष्ठभूमि को समझा, ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कि हमने पंचायती राज व्यवस्था को शुरुआती दौर पर कहां-कहां देखा। ठीक है, प्राचीन काल में, मध्यकाल में और ब्रिटिश काल में। ठीक है, जिसे हम आधुनिक काल भी कहते हैं। ब्रिटिश काल में सबसे पहली शुरुआत याद रखिए लॉर्ड रिपन ने 1882 में किया था। एकदम रट्टा होना चाहिए, एकदम प्रॉपर। 1882 को कभी मत भूलिएगा, वरना कभी कभी 1881 भी हो सकता है ये। ठीक है, तो आपसे गलती ना हो, याद रखिए 1882 मतलब 1882। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा 1907 में शाही आयोग, ठीक है, रॉयल कमीशन के द्वारा हॉब हाउस ने इसे रिपोर्ट में लाया था। ठीक है, हॉब हाउस का नाम याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा मांटेग्यू चेम्सफोर्ड 1919। ठीक है, उसके बाद 1935 भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, 1937 का प्रांतीय चुनाव में डिमांड करना, मांग करना, और उसके बाद याद रखिएगा संविधान सभा में बहस। ठीक है, फिर से याद रखिएगा अंबेडकर की बात लागू हुई थी। ठीक है, गांधी जी की बात लागू होती तो हो सकता था जो आप मध्य प्रदेश को पहली बार 1992 के बाद से पढ़ते हैं, ठीक है, यानी 73वां संविधान संशोधन पढ़ते हैं, वो पहले ही पढ़ लिए होते। ठीक है, तो ऐसे में याद रखिएगा, चूंकि देखिए यहाँ पर सीधा सा अर्थ यहाँ पर एकदम बहुत कॉन्सेप्चुअली आपको समझ में आ जाएगा कि ये जब हम लोग, अभी मैंने आपको संविधान बताया, संविधान में जब लागू किया गया था संविधान हमारे यहाँ 1950 में, तो यहाँ पर पंचायती राज को कोई जगह ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक छोटा सा जगह दिया गया था, कहाँ पर, डीपीएस में 40 अनुच्छेद में बस लिख दिया गया था कि राज्य चाहे तो वो अपने यहाँ पंचायती राज व्यवस्था की स्तर को बना सकते हैं। ठीक है, राज्य चाहे तो, अब इसका मतलब ही समझ आइए कि राज्य चाहेगा कि मैं एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करूं या मैं अपना शक्ति किसी और को दे दूं। ठीक है, सोच के देखिए कि अगर आपको दिया गया कोई शक्ति है तो आप बोलेंगे कि मैं अपनी शक्ति किसी और को दे दूं नीचे, तो राज्य नहीं चाहेंगे, सिंपल सी बात है। इसी तरीके से राज्य नहीं चाहे और आगे भी राज्य नहीं चाहेंगे, तो अब नए नए समितियां आएंगी और अपना जब रिपोर्ट पेश किया जाएगा, ठीक है, बलवंत राय मेहता ने तो अपना 3 स्तरीय दे दिया। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट्स में लागू करने की बात भी कर दी गई, लेकिन जैसे ही युद्ध का समय आएगा, 1965 का युद्ध का समय और अकाल का समय आ जाएगा, तो ये व्यवस्था धीरे धीरे फिर बोलेंगे कि राज्य नहीं चाह रहे अब। ठीक है, क्योंकि राज्य जो है अपनी शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं कर पाएंगे, फंडिंग नहीं कर पाएंगे। बिकॉज जब आप फंड करने की बात करते हैं तो याद रखिएगा 13वां वित्त आयोग का नाम सुना होगा आप लोगों ने, या वित्त आयोग का नाम सुना होगा। ठीक है, तो राज्य सरकार भी एक वित्त आयोग तय करती है जिसमें गवर्नर तय करता है, राज्यपाल तय करता है। और जब ये राज्यपाल वित्त आयोग को लाता है तो याद रखिएगा ये क्या करता है,
स्थानीय स्वशासन और राज्य सरकार के मध्य वित्तों का बंटवारा करता है, ठीक है। तो बंटवारा करने के लिए थर्ड पर्सन आता है यहाँ पर, ठीक है, और अपनी रिपोर्ट सीधे राज्यपाल को प्रस्तुत करता है ये वित्त आयोग, ठीक है। ऐसी स्थिति में याद रखिएगा, जो भी सरपंच, सचिव या ग्राम पंचायत, जिला पंचायत या जनपद पंचायत के जो लोग हैं, उनको पैसा देने का जो पूरा आधार है वो वित्त आयोग के संबंध में है, ठीक है। तो राज्य सरकार डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर नहीं करता, वित्त आयोग जो बोलेगा वो पैसा ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो राज्य सरकार क्या करती है, कोशिश ये करती है कि हमारा और जो स्वशासन स्थानीय स्वशासन है, इनका समावेश बना रहे, ठीक है। तो अधिकांश राज्य सरकार सोचेगी कि हमारे पास पैसा हमारे पास रहे, मैं ही खर्च करके दूं वहां तक। आपने देखा होगा पहले जो है आपको जब पैसा मिलता था, जब भी चाहे वो किसी प्रकार का जो है आपका योजना के तहत पैसा मिले, तो पैसा ऐसे आता था सीढ़ी बाई सीढ़ी। आपके लिए निकला है 10,000 रुपए यहां से केंद्र सरकार से, राज्य के पास आएगा तो 5,000 हो जाएगा, ठीक है, और राज्य से फिर जिला के पास आएगा तो 3,000 हो जाएगा, इसके फिर जनपद के पास जाएगा तो 2,000, और आपके पास पहुंचा 1,000 रुपये ग्राम पंचायत के पास। और हो सकता है ग्राम पंचायत का भी कोई कुछ खा ले तो आपके पास 100 रुपये तो जरूर बचेगा। ये ऐसा होता था पहले, ठीक है, ये सिचुएशन था। तो इसी को तय करने के लिए जो है डायरेक्ट बैंकिंग सिस्टम लाया गया। और अभी आपने सुना होगा कि अगर महतारी वंदना योजना जो है, वंदन योजना है, ये पैसा कैसे आएगा, आपको जानकारी है इसके बारे में? तो याद रखिएगा, डीबीटी के तहत ये पैसा आएगा, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कहा जाता है इसे। और आपको अपने जो बैंक खाते हैं उसमें डीबीटी सुविधा चालू करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वहां से केंद्र सरकार ऐसा पैसा एक इंटर मारेंगे, आपके अकाउंट में 1,000 रुपया हर महीने पहुंच जाएगा। ये डीबीटी है, बीच में कोई भी संपर्क व्यक्ति नहीं होगा कि 1,000 से 1 रुपये मिले आपको, ठीक है। ये पूरा का पूरा 1,000 आपके में ट्रांसफर होगा। ये सिस्टम धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। तो इसी तरीके से याद रखिए कि वित्त आयोग भी ये चाहती थी कि इस तरीके से सिस्टम हो। तो राज्य सरकार क्या करती है, अपने स्तर पर सोचती थी और बाकी नीचे लोगों को छोड़ दिया करती थी, ठीक है। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ कि अब चीज़ों में बदलाव आया, ठीक है। जैसे ही संविधान संशोधन लागू हुआ और उसके बाद जो है ये सारे सिस्टम बदल गए हैं, ठीक है। आगे पढ़ेंगे कल कि पतन का दौर क्या था उसका और उसके बाद सारी कहानी क्या क्या थी, ठीक है। चलिए।